पजल बना लेता हूँ पहले। अरे नहीं, सिलोगिज्म पहले कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मिसलेनियस पहले कर लेता हूँ, 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। Few moments later. भाई तुमने कितने क्वेश्चन बनाए? रीजनिंग में कितने क्वेश्चन बनाए? मुझसे तो 20 ही बने, काफी टफ पेपर था ना। भाई मैंने तो पूरे क्वेश्चन बना लिए, पूरे 35 के 35 क्वेश्चन बनाए रीजनिंग में। पूरे क्वेश्चन कैसे बना लिए? हाँ, क्यों तो निखिल सर के स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं देखता क्या, कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक्स को? निखिल सर? कौन निखिल सर? तू ये वीडियो देख भाई। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल टाइम टू ग्रो पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि SBI क्लर्क प्रीलिम्स में रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने का हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो प्रिपरेशन होता है अप टू डेट होता है, हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। जब बारी आती है, जब हम उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है, सारे 35 क्वेश्चन अगर बनाने हैं, तो अक्सर यही होता है कि हम कुछ क्वेश्चन से रह जाते हैं और 30+ या फिर 35 भी अगर बोले तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। रीजनिंग में हमसे क्वेश्चन बनते तो हैं, बट हम कहीं ना कहीं टाइम शॉर्ट हो जाते हैं। तो क्या हमारे स्ट्रेटेजी में कुछ गलती है? क्या हम उसको सुधार सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं, जो कि हो सकता है कि ये गलती आप कर रहे होंगे और आपके अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने एक ऐसा टिप बताया है जिससे आपको रियलाइज होगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, बट हो सकता है आपका सीक्वेंस गलत है अटेम्प्ट करने का, इसलिए आप सारे 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना कर पा रहे हो। तो इस वीडियो में वो सीक्वेंस को बताने वाला हूँ जिस सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आप पूरे 35 के 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं कि जैसे कि मैं आज बताने वाला हूं कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना जरूरी है। रीजनिंग में अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो आप सारे क्वेश्चन टू डू लिस्ट होते हैं, वो आपको जेन्युइनली आपको फॉलो करने हैं, और आप तभी इस स्ट्रेटेजी को लागू करके एग्जाम में 30 या 30+ या 35 मार्क्स भी ला सकते हैं। मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये अप्रोच और स्ट्रेटेजी देखने के बाद ऐसा हो जाए कि आप हर एग्जाम में रीजनिंग में 30 से 35 क्वेश्चन बना के आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार, मैंने तो निखिल सर का स्ट्रेटेजी और अप्रोच देखा था, फिर कैसे मैं 30 से 35 मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ। दोस्तों, कहने की बात यह है कि आपको अगर ये अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपके रीजनिंग में स्पीड होना चाहिए। जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको टू डू लिस्ट डेली करना है, तभी आप इस अप्रोच को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजनिंग होता क्या है। तो दोस्तों, मैं रीजनिंग को ऐसे देखता था जैसे कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे मार्क्स को इम्प्रूव कर दे ओवरऑल पेपर के टर्म्स में देखे तो। रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर 35 मार्क्स का है तो उसमें 35 भी ला सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो ये अल्टीमेटली आपके ओवरऑल मार्क्स को इम्प्रूव कर देगा, जिससे आप प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे रीजनिंग में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, अगर रीजनिंग में हमको इम्प्रूव करना है तो सारे टॉपिक्स पे हमारा ग्रिप स्ट्रांग होना चाहिए। और क्या क्या टॉपिक्स पे ग्रिप स्ट्रांग होना चाहिए? तो एक हो गया सिलोगिज्म, दूसरा हो गया हमारा इनइक्वालिटीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर हो गए हमारे डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, इसके साथ साथ दोस्तों होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, देन हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर पजल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देन सीटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा जो होता है हमारे पास होता है मिससेलेनियस टॉपिक्स।
ठीक है, तो ये 9 टॉपिक्स हो गए जिनको हमें अच्छे से कर लेने हैं। हमें डेली प्रैक्टिस करते रहना है ये सारे टॉपिक्स के। आप सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, काउंट बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से। डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 3-3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पजल के 3 से 4 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसलेनियस का एक सेट लगा सकते हैं। तो इससे आपका स्पीड इंप्रूव होगा ये सारे टॉपिक्स में। तो ये सारे टॉपिक्स से मिलकर 35 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग के। तो अभी मैंने एक मॉक एनालाइज किया और मैंने देखा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस क्या वेटेज होता है। तो आइए मैं आप सबको दिखाता हूँ वो। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप सबको क्वांट्स में बताया था कि एक पेपर इजी शिफ्ट हो सकता है या फिर मॉडरेट शिफ्ट या फिर टफ शिफ्ट। तो मैंने अभी जो पेपर एनालाइज किया वो कह सकते हैं काइंड ऑफ मॉडरेट शिफ्ट था। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, उस पेपर में पजल 10 क्वेश्चन आए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन थे, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स, जो कि शायद मैं मेंशन करना भूल गया। रैंकिंग एंड ऑर्डर्स को एक्चुअली मैं पजल्स में ही मानता हूँ। ए इज टॉलर देन बी बट नॉट टॉलर देन सी, ये वैसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, तो वो रैंकिंग एंड ऑर्डर्स के क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके अलावा सिलोगिज्म हो गए 3 क्वेश्चंस, और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन और मिसलेनियस के 2 क्वेश्चंस। तो देखिए, ये सारे मिला के 35 नंबर के हुए। और इसको मैं मॉडरेट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको इजी शिफ्ट बोलना होता तो मैं इसमें कैसे क्वेश्चंस डालता मालूम है आपको? इसमें मैं सिलोगिज्म हो गया और आपके इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस मिला के 7-8 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग तो होते ही, इसके अलावा डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें आपके। ये सब मिला के हो जाते हैं आपके 7-8 क्वेश्चंस। तो समझ रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आपके शिफ्ट को डिसाइड करता है। इसमें अगर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के और पजल्स भरे होते हैं टफ टफ, अगर फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, वैकेंट वाला हो गया, तो वो आपके शिफ्ट को थोड़ा सा मॉडरेट बना देता है। बट वही अगर इजी 1 लाइनर 1 वेरिएबल वाला पजल सेटिंग अरेंजमेंट होता है तो वो हमारे शिफ्ट को इजी बना देता है। तो ये हो जाता है इजी शिफ्ट का पेपर। इसके अलावा टफ शिफ्ट कब होता है कि उसमें पजल्स, जब जहां भी आप खोल रहे हैं आपको पजल्स दिख रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है, आपको ये सब दिख ही नहीं रहा है। ब्लड रिलेशन हो गया, फिर आपका मिसलेस तो रहेंगे 1-2 नंबर के, इसके अलावा आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी दिख रहा है उसमें, क्योंकि ये सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है। इसको करने में आप कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं अल्टीमेटली। तो ये सब हम टफ शिफ्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन हो सकता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। इसके साथ साथ क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन हो गए, जो कि हम टफ शिफ्ट में ही देखते हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने शिफ्ट को जज करते हैं कि इजी शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है या फिर टफ शिफ्ट है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे जरूरी बात कि हमारा क्या सीक्वेंस होना है मॉक्स में या फिर रियल एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करने का, जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा आ पाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको पेपर में सिलोगिज्म या फिर इनइक्वालिटीज दिख रहे हैं आपको, तो इसको आप सबसे पहले करेंगे। आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इसको देखते साथ उड़ा दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? डायरेक्शन सेंस या फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं, चाइनीज कोडिंग जिसको बोलते हैं, इसको उड़ा दीजिए। इसके साथ अगर आपको ब्लड रिलेशन में कॉन्फिडेंस है तो आप उसको भी कर सकते हैं, बट मैं ब्लड रिलेशन को लास्ट के लिए रखता था क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। मुझे लगता था अगर मैं उसमें कहीं फंसा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसके साथ वो भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं जंप करता था पजल्स की तरफ। पजल्स जितने भी होते थे मैं उसको बना देता था। पजल्स मुझे पसंद थे, मैं पजल्स को बनाता था। उसके साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट दिखते थे अगर, इसको बना देता था। इसको बनाने के बाद ये मेरा थर्ड प्रायोरिटी रहता था। इसके साथ साथ मैं अल्फा न्यूमेरिक
इसको करता था। ये भी मैं थर्ड प्रायोरिटी बोल सकता हूँ, क्योंकि या तो पजल्स बनाता था मैं, पजल्स के साथ अगर क्वेश्चंस आगे बढ़ते बढ़ते अल्फा न्यूमेरिक मुझे दिख जाता तो मैं इस पे जंप कर जाता था, वरना अगर मुझे सिटिंग अरेंजमेंट दिखता था तो मैं सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जंप करता था। ये टॉपिक्स हो गए आपके। इसके बाद में जाता था रैंकिंग एंड ऑर्डर्स के अगर क्वेश्चन जो 2-3 नंबर के कुछ जो कि मेरा फोर्थ प्रायोरिटी रहता था। इसके बाद मैं डायरेक्ट जंप करता था आपके मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर, जो भी एक एक नंबर के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो रहते थे पेपर में, मैं उसको लास्ट प्रायोरिटी में रखता था। और दोस्तों यही है आज इस वीडियो का टिप जो मैं आपको देने वाला था, कि जब भी आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आप मिसलेनियस टॉपिक को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। लोग क्या करते हैं कभी कभी कि उनको दिखा एक नंबर का क्वेश्चन, वो सोचते हैं कि मैं तुरंत इसको बना लूंगा विद इन 30 सेकेंड्स, और वो उसको अटेम्प्ट करते हैं और उनका एट द एंड हम देखते हैं कि उनसे पूरा पेपर सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, रीजन काफी क्लियर है, एकदम सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं पेपर को ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि जो मेरे बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें मेरे को 2 से 3 मिनट लगना ही है, तो अगर मैं उन क्वेश्चंस को पहले निपटा लेता हूं, तो अगर मेरे पास लास्ट में टाइम अगर बचता है 1 या 2 मिनट, तो भी मैं ये मिसलेनियस जो टॉपिक है 2-3 क्वेश्चन आराम से बना सकता हूं। बट आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आपने इन मिसलेनियस टॉपिक्स को पहले बना लिया, जो भी 2-3 क्वेश्चन थे, आपने 1 या 2 मिनट लिया और उसमें ये क्वेश्चन को आपने बना दिया, ठीक है। अब जब आप बाकी पेपर को बना रहे हैं, अपने पजल, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, आपने अच्छा खासा पेपर बना लिया, बट आपके पास लास्ट में मात्र 2 मिनट बचे हैं और आपका एक पजल या फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट बचा है, तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे? आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप पूरे पेपर को 20 मिनट में नहीं 18 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 मिनट में उस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते। ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 मिनट लगता है एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए, या फिर उससे भी ज़्यादा। तो आप खुद देखिए, अगर आपने ये मिसलेनियस टॉपिक्स को पहले ही खत्म कर दिया, तो लास्ट में अगर 2 मिनट बचा तो पजल तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, फिर क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए हमने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को पहले सॉल्व किया है, ताकि इन केस अगर हमारा लास्ट में अगर एक पजल और मिसलेनियस टॉपिक्स भी बच जाए, तो कम से कम 2 मिनट में मैं पजल को छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पजल को 2 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकता, मैं मिसलेनियस टॉपिक से 3 नंबर तो लेकर आऊंगा। तो ये चीज आपको खास करके अपने ध्यान में रखना है। कभी भी रीजनिंग का पेपर आप सॉल्व करेंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स को प्रीलिम्स में मिसलेनियस टॉपिक्स को हमेशा लास्ट में करना है, वरना आप पूरा का पूरा 35 नंबर कभी नहीं ला पाएंगे दोस्तों। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यही था दोस्तों इस वीडियो का टिप जो आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने वीडियो के एंड पे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो खत्म होते तक आपको पता चल गया होगा कि आपका क्या अप्रोच होना है एक रीजनिंग का अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप रियल पेपर चाहे मॉक, आपको किस सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर इस टिप के बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा और आप ये गलती दोहरा रहे होंगे बार बार, तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके भी बताइएगा कि हाँ ये ट्रिक हमारे लिए नया था, और ऐसे और ट्रिक जानने के लिए आप कमेंट करिए, ताकि मैं दूसरे वीडियो में आपके लिए ऐसे ऐसे अनोखे टिप्स आपको बताते रहूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।